स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में जो 10 नई क्रांति लाए हैं उसके शुभारंभ कार्यक्रम था और इसके शुभारंभ होने से अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांकन भी हो पाएगा और अब कोई फर्जी व्यक्ति जमीन नहीं बेच पाएगा और इस प्रकार से बहुत सारे सुधार भी लाए गए हैं और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित होगा। कि आज भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में जो 10 नई क्रांति जो उसमें लाए हैं उसका शुभारंभ का एक कार्यक्रम था और ये जो क्रांति लाए हैं ये कोई एक दिन के परिश्रम से हुआ नहीं है। हमारे वित्त और पंजीयन मंत्री हैं श्री ओपी चौधरी जी, जो आईएएस की नौकरी छोड़कर जनसेवा में उतरे हैं, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने 1-1.5 साल से मेहनत करके इस रिफॉर्म को लाए हैं और आज उसका शुभारंभ किए हैं और इसके शुभारंभ होने से अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। पहले और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित नीति राज्य कार्यशाला श्रृंखला में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि कार्यशाला प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और जनजातीय समुदाय को कौशल विकास, रोजगार और आजीविका के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने समावेशी विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि ऐसी कार्यशालाएं नीति निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाती है। आज नीति आयोग, भारत सरकार और कौशल विकास विभाग छत्तीसगढ़ दोनों के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर दिन भर का एक कार्यशाला कौशल विकास को लेकर रखा गया है और इस कार्यशाला में विशेषकर हमारे प्रदेश के युवा, महिला और जो ट्राइबल हैं उनको कौशल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के हिसाब से ये कार्यशाला है और इसमें नीति आयोग से भी आए हैं और मध्य प्रदेश और उड़ीसा से भी जो कौशल विकास के विशेषज्ञ हैं वो आए हैं। तो सबका यहाँ पर व्याख्यान होगा और पूरे प्रदेश से हमारे युवा भाई बहन वो लोग आए हैं और आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर और हमारा जो कौशल विकास, आज नीति आयोग, भारत सरकार और कौशल विकास विभाग छत्तीसगढ़ दोनों के संयुक्त। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहलगाम में आतंकी हमले पर शहीद रायपुर निवासी दिनेश मिरानिया के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करते हुए दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना की पहली किस्त जारी कर दी गई, जिनमें से 2500 परिवारों को 40-40 हजार की मदद मिली। मुख्यमंत्री ने इसे पुनर्वास और सामाजिक समरसता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के 2500 परिवारों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपए की राशि अंतरित की। छत्तीसगढ़ की विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार ने राज्य के इन परिवारों के लिए 15,000 आवास स्वीकृत किए। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में इन परिवारों से बात कर उन्हें बधाई दी और सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी इस दौरान इस मौके पर मौजूद रहे और कहा कि राज्य सरकार नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के अंतिम चरण में है और बस्तर की शांति और विकास के लिए युवाओं से मुख्यधारा में आने की अपील की।
और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए स्टेशन के आधुनिकीकरण को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल में हमारा लक्ष्य है विकसित भारत और इसके लिए रेलवे स्टेशनों का भी विकसित होना। मंत्री ने बताया कि स्टेशन के पहले चरण के विकास कार्य के लिए 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि अन्य कार्य तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्टेशन की साफ सफाई, यात्रियों के लिए न्यूनतम सुविधाएं और पर्याप्त बैठने की व्यवस्था पर विशेष बल दिया। मंत्री ने कहा कि दूसरा चरण भी आवश्यक है और इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विदिशा स्टेशन को एक आधुनिक और सुखद यात्रा अनुभव देने वाले केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत हमारा लक्ष्य है और विकसित भारत के लिए रेलवे स्टेशन भी विकसित होना चाहिए और इसलिए विदिशा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए, यहां जनता की सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। उनके काम अभी चल रहे हैं, जारी हैं। कुछ काम पूरे हो गए हैं और कुछ काम पूर्णता की ओर है। साफ सुथरे प्लेटफॉर्म हो, प्रवेश के समय महसूस करें लोग कि यहां आना सुखद है, सारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो, वेटिंग हॉल अच्छे हों। भारत हमारा लक्ष्य है और विकसित भारत के लिए रेलवे स्टेशन भी विकसित होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश का फिंगेश्वर विकासखंड के ग्राम सरकोट पहुंचे, जहां उन्होंने एसएस एग्रो फार्म संस्थान का निरीक्षण किया और इस दौरान स्थानीय विधायक श्री रोहित साहू भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि राज्यपाल ने फार्म में उन्नत तकनीक से किए जा रहे मछली पालन और मुर्गी पालन का अवलोकन किया और संस्थान के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की तकनीकी पहले आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर दबाव डालते हुए जातिगत जनगणना के निर्णय का स्वागत किया। उनका कहना है कि कांग्रेस के संघर्ष के कारण ही मोदी सरकार को जातिगत जनगणना करवाने के लिए बाध्य होना पड़ा। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस ने पहले इस देश को बांटने की साजिश रची थी, लेकिन अब उसी मुद्दे पर मोदी सरकार को कदम उठाना पड़ा। उनका मानना है कि जातिगत जनगणना से सामाजिक न्याय को साकार किया जा सकेगा और सरकारी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो सकेगा। देखिए, इस मामले को जाति जनगणना यदि 2024 के चुनाव के पहले आप देखेंगे तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरे ताकत के साथ उठाया और हर मंच से जाति जनगणना की बात राहुल जी ने की। उसका कारण यही है कि आज जो समस्याएं हैं, आम जनता की जो समस्याएं हैं, उसका हल जाति जनगणना में दिखाई देता है। किसकी कितनी जनसंख्या है वो भी पता चलेगा, उससे ये भी पता चलेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीति में उसकी भागीदारी कितनी है। ये उस सर्वे से ये भी पता चलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि राहुल जी ने ये भी कहा कि 50% की जो सीलिंग लगा रखे। देखिए, इस मामले को जाति जनगणना यदि 2024 के चुनाव के पहले आप देखें। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक वर्दधारी नक्सली मारा गया। मौके से एसएलआर हथियार और जरूरी सामान भी बरामद किए गए हैं। गरियाबंद एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि यह कार्रवाई जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। नक्सलियों ने पहले फायरिंग की थी, जिनके जवाब में जवानों ने गोली मोर्चा संभाला और इलाके में सर्चिंग अभी भी तेज कर दी गई है।
बढ़ते आगे, गिरिडीह पुलिस ने आखिरकार कोढ़ा गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बुजुर्गों और बाइक चालकों को अपना शिकार बनाकर लाखों रुपए की ठगी करते थे। गिरफ्तार अपराधियों में मुन्ना यादव और श्याम यादव शामिल है और इनके पास से पुलिस ने 25,000 रुपए नकद और एक पल्सर बाइक, मोबाइल फोन और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इन अपराधियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य गंभीर आरोपों में केस दर्ज किया है और इनके फरार साथियों की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में प्रशासन ने वार्ड संख्या 3 में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। भाजपा कार्यालय के पास बने अवैध घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाए जाएंगे और इस कार्रवाई में एसडीएम, तहसीलदार और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 22 घरों पर यह कार्रवाई होगी जिन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए गए थे और प्रशासन ने पहले नोटिस भेजकर तोड़ने की चेतावनी दी थी। बढ़ते आगे, गरियाबंद जिले के मोतीपानी के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 8 लाख का नामी नक्सली योगेश उर्फ साकेत और फायतू मारा गया। बता दें कि साकेत बस्तर डिवीजन कमेटी का सक्रिय सदस्य था और बीजापुर के गंगालोर थाना क्षेत्र का निवासी भी था। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बल जंगल में सर्चिंग के लिए निकले थे और तभी नक्सलियों ने घात लगाकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने एक वर्दधारी नक्सली को ढेर कर दिया, जबकि बाकी नक्सली जंगल में फरार हो गए। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। वहीं मौके से एक एसएलआर हथियार, 4 रॉकेट लॉन्चर, डेटोनेटर, वॉकी टॉकी और अन्य जरूरी सामग्री भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि नक्सली जनवरी में मारे गए 16 साथियों की मौत का बदला लेने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन इससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर कर बड़ी सफलता हासिल की है। गरियाबंद एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है और क्षेत्र में सर्चिंग अभियान लगातार किए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, बलरामपुर जिले के जनहत पुलिस चौकी क्षेत्र के मखरू नाला के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। राजपुर से वाजिफ नगर जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई और जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि बस में लगभग 25 से 30 यात्री सवार थे। हादसे में 2 यात्री बस के नीचे दब गए, जिन्हें तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जेसीबी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं करीब आधा दर्जन यात्रियों को मामूली चोटें आई है, जिन्हें प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया। फिलहाल बस को हटाने और यातायात सामान्य करने का काम जारी है। बढ़ते आगे, चिरमिरी वार्ड नंबर 14 स्थित सुलभ शौचालय इन दिनों नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 1 साल से यहां अज्ञात नवयुवकों के द्वारा नशे का इंजेक्शन और मादक पदार्थों का सेवन खुलेआम किया जा रहा है और स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि महिलाएं और बच्चे सुलभ शौचालय का उपयोग करने से डरने लगे हैं। यह स्थान अब शौचालय के बजाय नशे के कारोबार का केंद्र बन गया है। खासकर युवा वर्ग तेजी से इस जाल में फंसता जा रहा है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। बता दें कि क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से कई दफा इसकी शिकायत भी की, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और यह मामला सामाजिक और स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बेहद चिंताजनक है और प्रशासन से तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग भी की जा रही है। बलौदाबाजार जिले के गिद्धपुरी थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां अमन कोसले नामक युवक ने खुद को गृह मंत्री का पीए बताते हुए रेत माफिया के मैनेजर को फोन पर धमकी दी। धमकी मिलते ही रेत कारोबार से जुड़े लोगों में खलबली मच गई। मैनेजर ने तुरंत संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने फर्जी पीए के खिलाफ एक्शन लेते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सवाल ये उठता है कि जब फर्जी पहचान पर इतनी तेजी से कार्रवाई की जा सकती है, तो लाखों की रेत चोरी करने वाले असली रेत माफियाओं पर प्रशासन इतना मेहरबान
क्यों है? बलौदाबाजार जिले में अवैध रेत उत्खनन का धंधा चरम पर है और इसकी जानकारी कई बार मीडिया के जरिए जो है वो उजागर भी हो चुकी है। बावजूद इसके खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन की चुप्पी पर कई सवाल खड़े करती है। शिकायतों के बावजूद रेत माफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे उनके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनता अब जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांग रही है। 2025 को बलौदाबाजार जिले के गीतपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत दतरंगी रेत खदान के मैनेजर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा माननीय गृह मंत्री जी का पीए नमन कुमार के नाम से फ़ोन कर अवैध रेत खनन करवाते हो, हाईवा से रेत लोड करवाते हो बोलकर डराया धमकाया गया, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच करने हेतु निर्देशित किया गया। थाना गीतपुरी पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाइल नंबर का जांच करने पर आरोपी अमन कुमार कौशले को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा स्वयं को माननीय गृह मंत्री जी का पीए होने का प्रतिरूपण कर खदान मैनेजर को धमकी देना स्वीकार करने पर आज दिनांक 2/5/2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। 2025 को बलौदाबाजार जिले के गीतपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत दतरंगी रेत खदान के मैनेजर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा माननीय गृह मंत्री जी का पीए नमन कुमार के नाम से फ़ोन कर अवैध रेत खनन करवाते हो, हाईवा से रेत लोड करवाते हो बोलकर डराया धमकाया गया, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मामले की गंभीर और बलरामपुर जिला मुख्यालय में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बीते दिन नगरपालिका, राजस्व विभाग, पुलिस बल और वन विभाग की संयुक्त टीम ने वार्ड क्रमांक 3 में 22 अवैध मकानों को जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया और इससे पहले अवैध निर्माण में रहने वाले लोगों को तहसीलदार कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। सुबह से ही इलाके में भारी पुलिस बल, वन विभाग की सक्रियता से स्पष्ट हो गया था कि अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई होने वाली है और वहीं एसडीएम नेताम ने बताया कि यह मुख्यालय में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की पहले बड़ी कार्रवाई है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि शहर में अन्य कई स्थानों को चिन्हित किया गया जहां भविष्य में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की सख्ती से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। बढ़ते आगे रेप और ब्लैकमेलिंग, ड्रग्स और लफ्ज़ जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी फरहान को एनकाउंटर को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के पैर पर नहीं छाती पर गोली मारनी चाहिए। मंत्री सारंग ने फरहान जैसे अपराधियों को समाज के लिए खतरा बताते हुए कहा कि इन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे लोग इस पृथ्वी पर बोझ हैं। लफ्ज़ जैसा कुकृत्य करने वालों को इस देश और प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे आरोपियों को सरेआम गोली मारकर खत्म कर देना चाहिए। मंत्री के इस बयान से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। फरहान के खिलाफ लगे आरोप बेहद गंभीर है और प्रशासन ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर किया। लग रहा है पैर पे गोली क्यों मारी, छाती पे गोली मारनी थी। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, पृथ्वी पर बोझ हैं। जो लव जिहाद या इस तरह के कुकृत्य करेंगे उनको इस देश में, इस प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। वो इस जमीन पर बोझ हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि पैर पर गोली गलत मारी, छाती पर गोली मारनी थी और ये सुनिश्चित करना है कि ऐसे आरोपी सरे राह उनको गोली मारनी चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि इस तरह के कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरे राह गोली मारो और ख़त्म करो। लग रहा है पैर पे गोली क्यों मारी, छाती पे गोली मारनी थी। ऐसे लोगों को जिंदा रहने। बढ़ते आगे, सूरजपुर में डीआईजी और एसएसपी ने रक्षक केंद्र में जनरल परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस जवानों की वेशभूषा, दक्षता और वाहन चालकों की कुशलता का जायजा लिया। इस दौरान 52 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं कुछ को सुधार के निर्देश दिए गए। जवानों से उनकी समस्याएं भी पूछी गई और समाधान का आश्वासन दिया गया। टायर बदलने की प्रक्रिया में तेजी दिखाने वाले वाहन चालकों को भी खास इनाम से नवाजा गया। बढ़ते आगे, देवभोग ब्लॉक में तेंदुपत्ता खरीदी योजना पर बड़ा सवाल
उठ खड़ा हुआ है। ओडिशा से संग्राहक पत्ता लाकर छत्तीसगढ़ की समितियों में खपा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में धड़ल्ले से ओडिशा का हरा सोना पहुंच रहा है और विभागीय अफसर जानकर भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। बीते दिन 3 बोरे पत्ते को जब्त किए गए, लेकिन पंचनामा के बाद छोड़ दिया गया। विभागीय अफसरों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किनके दबाव में तस्करी पर कार्रवाई अधूरी छोड़ी जा रही है। बढ़ते आगे, रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में 3 बसों की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और हादसे के बाद घायल यात्री घंटों तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन मदद के लिए नहीं पहुंची और लास्ट में पुलिस की गाड़ियों से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और एक घटना रीवा जिले की एम्बुलेंस सेवाओं की पोल खोलती है, जो कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का गृह जिला भी है। सवाल यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन इस जिले में घायल मदद के लिए कब तक सड़क पर तड़पते रहेंगे। अभी कुछ खबर आई थी 1-1.5 घंटे पहले कि चोरहटा में 2 बसों का एक्सीडेंट हुआ है आपस में, जिसमें से लगभग 7 से 8 पेशेंट जो है उपचार हेतु संजय गांधी लाए गए हैं। इनका 7 नंबर उपचार चल रहा है और अभी स्थिति ठीक है उनकी। ये 1-2 घंटे पहले घटना है शायद वहाँ की। अभी 1 घंटे पहले ही हमारे यहाँ पर लाए गए हैं। अभी कुछ खबर आई थी 1-1.5 घंटे पहले कि चोरहटा में 2 बसों का एक्सीडेंट हुआ है आपस में, जिसमें से लगभग 7 से 8 पेशेंट जो है उपचार हेतु संजय गांधी लाए गए हैं। इनका 7 नंबर उपचार चल रहा है और अभी स्थिति ठीक है उनकी। ये 1-2 घंटे पहले घटना है शायद वहाँ की। अभी 1 घंटे पहले ही हमारे यहाँ पर लाए गए हैं। अभी कुछ खबर आई थी 1-1.5 घंटे पहले कि चोरहटा में 2 बसों का एक्सीडेंट हुआ। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। बस के परखच्चे उड़े हुए हैं और घंटों तक एम्बुलेंस का जो घायल है वो इंतजार करते रहे, हालांकि समय से नहीं पहुंच पाया और इससे अब स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और वहीं भारत की राजधानी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक क्षण देखने को मिला, जब अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको अपनी आधिकारिक भारत यात्रा पर पहुंचे। उनका स्वागत राष्ट्रपति भवन में पूरी राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। और इसके बाद राष्ट्रपति लोरेंको ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंसो का शनिवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राजकीय स्वागत किया गया। इस मौके पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान अंगोला के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जो कि भारत की ओर से दी जाने वाली एक विशेष सैन्य सम्मान परंपरा है। बता दें कि राष्ट्रपति लोरेंसो के इस यात्रा के बाद भारत और अंगोला के बीच व्यापार, ऊर्जा और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति लोरेंसो ने भारत और अंगोला के संबंध में मजबूती पर जोर दिया। राष्ट्रपति लोरेंसो ने कहा कि यह राजकीय यात्रा 38 साल बाद हो रही है, इसलिए अंगोला के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग को मजबूत करने के लिए अहम है। साथ ही उन्होंने भारत आने पर हुए उनके स्वागत को लेकर कहा कि हम भारत की जनता के द्वारा किए गए गर्मजोशी और सम्मानपूर्ण स्वागत के लिए आभारी हैं। इसके बाद राष्ट्रपति लोरेंसो राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। सफेद फूलों की माला और शांत वातावरण में उनका यह भावपूर्ण क्षण दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। अपनी भारत यात्रा के दौरान अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंसो ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। यह बैठक दोनों देशों के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
इस दौरान व्यापार, ऊर्जा और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। बता दें कि रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के प्रयासों के तहत यह बातचीत दोनों देशों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। वहीं माना जा रहा है कि इस बातचीत से भारत और अंगोला के संबंधों को नई दिशा और गति मिलेगी। तो अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंसो की भारत यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा मानी जा रही है, जहां दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को नई मजबूती देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। राष्ट्रपति भवन में राजकीय सम्मान से लेकर राजघाट पर श्रद्धांजलि तक और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हुई बातचीत ने इस दौरे को खास बना दिया। इस यात्रा के दौरान व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति बनी, जो आने वाले सालों में भारत और अंगोला के रिश्तों को नई दिशा और गति दे सकती है। यह यात्रा न सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम रही, बल्कि सांस्कृतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी दोनों देशों के संबंध में नए आयाम जोड़ने वाली साबित हो सकती है। अब निगाहें इस पर टिकी है कि इन समझौतों को जमीन पर कैसे उतारा। फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।